चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से या जुडिशरी से। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता। क्या? ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन भी कह सकते हैं आप इसे, लेकिन सही शब्द क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक या प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। हिंदी में अच्छा शब्द क्या है? मूल अधिकारिता। और इंग्लिश में क्या अच्छा है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कुछ मूल अधिकारिताएं दी गई हैं। अब इन मूल अधिकारिताओं का मतलब क्या है कि ऐसे मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब आप याद करो कि ऐसे कौन से मामले हैं भाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट मामला अगर हम सीधा सीधा बोले, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था तो हम सीधा कहाँ अपील कर पा रहे थे? याद है, कल भी बताया था, रिट। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर हम क्या कर रहे थे कि जो आर्टिकल 32 है अगर उसके अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो ये इसकी एक क्या हो गई? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गई। इसके अलावा जो मेन चीजें जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं वो हैं दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का विवाद हो गया, तो अगर देखो प्रैक्टिकली समझना तो याद रहेंगी लंबे समय तक। अब मान लो एमपी और यूपी के बीच में विवाद हो गया, तो श्री मोहन यादव जी और श्री योगी जी चाहेंगे कि भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई हो जाए तो थोड़ा हम दबाव डाल लेंगे। और मोहन यादव जी क्या बोलेंगे? भाई जबलपुर उच्च न्यायालय में होगा तो हम थोड़ा दबाव बना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय होगा वो क्या इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा? नहीं होगा। तो ऐसे मामलों के केस कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो दो राज्यों के मध्य विवाद या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, तो डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट और टू और मोर स्टेट्स। ठीक है। एक, केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद, तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब केंद्र जैसे मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो गया, तो ये केस भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर केंद्र राज्य और अन्य राज्यों के मध्य विवाद, एक तरफ केंद्र है, उसी तरफ कोई राज्य है और दूसरी तरफ अन्य राज्य है। भाई जैसे एग्जाम्पल में कहूँ कि मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है। अब यहाँ आसपास तो सब बीजेपी है, क्या विरोध कराएं हम आपको, चलो इधर चलते हैं। ठीक है, तो बिहार में भी जैसे बीजेपी से ही समर्थित सरकार है, तो केंद्र सरकार, बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल कनेक्ट हो रहा है वहां से। तो अगर इनके बीच में कोई विवाद है तो एक तरफ हो गई केंद्र सरकार और, ठीक है, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार की, और दूसरी तरफ कौन हो गई पार्टी? ममता बनर्जी की सरकार। तो ये कैसा, ये डिस्प्यूट भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और एक और मामला होता है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसे आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद। याद आ रहा है कुछ कि डिस्प्यूट बिटवीन प्रेसिडेंट या इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मध्य जो निर्वाचन विवाद है वो किनके पास जाते हैं? हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाते समय भी ये बात बताई है। तो ये आपकी क्या है? आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की। आपके मीन्स में सीधा पूछा गया है। अच्छा, ये 3 मार्कर में भी पूछा गया, फिर ये 6 मार्कर में भी पूछा था। अब 3 में आएगा तो कैसे लिखोगे और 6 में आएगा तो कैसे लिखोगे? उत्तर यही है। चलो कोशिश करो अब। अच्छा, 3 मार्कर चूंकि अब आते नहीं, उनकी जगह 2 मार्कर हो गया, तो अब और छोटा हो गया, मतलब 2 ही नंबर है। 2 नंबर में हालांकि उन्हें 4 लाइन दे रखी हैं। मैं आपको आज कॉपी का फॉर्मेट शेयर करूंगा, जो अभी 2024 में जो आयोग ने कॉपी का फॉर्मेट दिया है मीन्स की, वो मैं शेयर कर दूंगा।
तो उससे आपको ये पता रहेगा, और चाहो तो आप लोग कुछ प्रिंट भी निकाल लेना। तो जैसे आपको कभी मन कर रहा है कुछ लिखना है, कुछ ऐसा करना है, तो आप उस पर लिख सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि इतनी इतनी जगह हमें मिलने वाली है। अभी मैंने किसके अकॉर्डिंग 2024 में जो मेंस हुआ है उसमें जो आयोग ने कॉपी दी है उसके फॉर्मेट को एज इट इज कॉपी किया है, मतलब वही जैसा फॉर्मेट था। जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन में उन्होंने 4 लाइंस दी हैं, 7 मार्कर क्वेश्चन में उन्होंने 13 लाइन दी हैं, और जो आपका 10 मार्कर क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का उसमें उन्होंने 2 पेजेस दिए हैं। तो एज इट इज एक पार्ट की पूरी जो कॉपी होती है, देखो पेपर 2 हिस्सों में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे पेपर 1 की मैं एग्जांपल ले लूँ, चलो 2 का ले लूँ, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पेपर 2 जो होता है पॉलिटी है आपका, और इसके साथ में आपके पेपर 2 में एक पार्ट क्या है, सोशियोलॉजी है। तो एक जो पार्ट पूरा पॉलिटी का एक हिस्सा है पार्ट वाला, उसका पूरा पेपर 150 नंबर का आएगा आपका मेंस का, 150 मार्क्स का। उस 150 मार्क्स में किस तरीके क्वेश्चन होंगे, तो 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे, कितने, 15। फिर 7 मार्कर क्वेश्चन होंगे, ये कितने होंगे, तो ये होंगे 10। समझ में आ रही है ना बात, क्या बोला मैंने। जैसे कोई भी एक पार्ट है और ये पहले 3 पेपर में सेम होता है, चाहे पार्ट ए हो या बी हो, तो इनमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, 2 मार्कर कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 7 मार्कर कितने क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन। और 10 मार्कर मतलब 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही है। अब आप इन्हें काउंट कर लो, तो 2 मार्कर 15 यानी कितने मार्क्स हो गए टोटल, 30 मार्क्स। 7 × 10 यानी 70 मार्क्स, और 10 × 5 यानी 50 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल कितने का होगा एक पार्ट, 150 मार्क्स का। याद रखेंगे इस बात को, कॉपी का फॉर्मेट भेज दूंगा तो आप इसको देख लेना। फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको जो जगह दी है कॉपी में वो 4 लाइन्स की दी है, और उसमें उन्होंने लिख रखा है 20 वर्ड्स में। तो हमें वर्ड्स को थोड़ा कोशिश करनी है कि 20 का मतलब ऐसे नहीं कि भर के आपने 4 लाइन में 40 शब्द लिख डाले, तो हो सकता है फिर आपको वो 2 नंबर नहीं देगा पूरे। 20 का मतलब है 20, 25, 15 से कम नहीं होने चाहिए, और 30 से ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 20 वर्ड्स में लिखना है। फिर 7 मार्कर क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और 7 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपकी वर्ड लिमिट क्या है, तो 7 मार्कर क्वेश्चन को 60 वर्ड्स में लिखना है। इसके लिए जो आपको लाइंस दी जा रही हैं, मतलब अभी जो मेंस हुआ था उसमें आपको जो लाइन दी गई थी, अब मैं 13 लाइन तो नहीं बनाऊंगा, तो आपको कितनी लाइन दी गई है, 7 मार्कर क्वेश्चन के लिए मैं कॉपी का फॉर्मेट बता रहा हूँ जो अभी 24 में मेंस में आयोग ने बच्चों को जो मेंस था जिनका उनको दिया था। तो 13 लाइन्स उन्होंने दी थी आपको लिखने के लिए, यानी कि 60 वर्ड्स में, या कहें कि 13 लाइन में आपको 60 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ भी वही कि ये 50 से कोशिश करो कि कम ना हो, और 70 से ज़्यादा ना हो। एक रेंज होती है इस, अच्छा गिनने मत बैठ जाना साहब, हम तो गिन रहे थे और जैसे ही खत्म हुआ आप नहीं लिखेंगे, आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसका मतलब गिनना नहीं होता है। मतलब एक लिखते लिखते धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाती है कि हम एक लाइन में इतने शब्द लिखते हैं, तो इतनी लाइन में हमारे लगभग इतने शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे जो क्वेश्चन है वो 10 मार्कर क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, और इनके लिए जो आपको दी गई है जगह वो कितनी दी गई है, तो 2 पेजेस दी गई है, और 2 पेजेस में आपको कितने वर्ड्स में है ये, तो ये 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब इससे एक जो निष्कर्ष आपका निकलता है एग्जाम का, वो आप ध्यान रखिएगा कि आपको मैक्सिमम कितना पढ़ना है किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को। रिप्लाई करिए, हम अपेक्षा रखेंगे कि आप आंसर करें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, मतलब आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है समझना, आपका मन करता है कि आप मेंस की कोई चीज़ पढ़ना शुरू करें,
अब एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, चलो मैं कहूँ कि जैसे मान लो आपने मूल अधिकार पढ़े, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, तो आपको मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको कितने में कितना पढ़ना चाहिए, इसको कितने पेजेस में पढ़ना चाहिए मौलिक अधिकार को या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को? बस इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। जैसे एक मैं हिस्ट्री का एग्जांपल लूं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो 2 पेज में भी काफी कुछ हो जाते हैं। मैं बोलूं 1857 की क्रांति, अगर आप इसे किताब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये 8-10 पेज में दिया है किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, ठीक है, 8-10 पेज में दिया है इसका आंसर। अब हमारे पास एग्जाम में कितना स्पेस है मैक्सिमम, तो पढ़ते समय आप हमेशा याद रखिए, इवन आप यूपीएससी की बात करें तो 2.5 पेज आपकी लिमिट कितनी, एक आध क्वेश्चन कभी 3 पेज का भी दे देते हैं वो, जैसे उनकी लिमिट 250 शब्द की है, उनके यहाँ 150 के भी आते हैं क्वेश्चन, 200 के भी आते हैं, 250 के भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं, तो आपके पास वहाँ कितनी 250 वर्ड्स, मतलब अगर आप दोनों को पैरेलल भी लेके चलें तो आपकी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बना सकते हो? जो लोग दोनों एग्जाम्स को देंगे पैरेलल तो वो 250 शब्द बना लें, और जो पूरे तरीके से एमपीपीएससी पे ही फोकस्ड हैं तो उनकी लिमिट कितनी है कि हमें बस 200 शब्दों में 2 पेज में पढ़ना है, हम चाहे कितना ही पढ़ लें। आप समझना इसका कहने का मतलब, हम कितना भी पढ़ लें हमें उसका कंपाइलेशन 2 पेज में करने आना चाहिए। और इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये आंसर कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। अब इस बात को बहुत सारे लोग उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब सालों गुजार देते हैं लेकिन ये तरकीब नहीं सीख पाते हैं लोग, और इसलिए वो मीन्स नहीं निकाल पाते। मतलब क्या है मल्टी डायमेंशनल का, बहुआयामी, ये तो हिंदी शब्द है। इसका मतलब ये है, गलती कहाँ होती, जैसे एक क्वेश्चन आ गया 1857 की क्रांति, या चलो मौलिक अधिकार पे बोलो कौन से आंसर का आंसर करें हम, मौलिक अधिकार या 1857 की क्रांति? पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अपन फंडामेंटल राइट पे बात कर लेते हैं। चलो और छोड़ो, हम सुप्रीम कोर्ट पे ही बात कर लें। अब अगर मान लो एक सीधा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट पे विस्तार से चर्चा कीजिए, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन, हम अभी घुमा नहीं रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो एक्सप्लेन सुप्रीम कोर्ट इन डिटेल, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तार से चर्चा कीजिए, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट पे मान लो इसने दे दिया 10 मार्कर क्वेश्चन, यानी हमें कितने पेज में लिखना है, 2 पेज में, ठीक है। अब मतलब हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई जो भी क्वेश्चंस हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पढ़ें उसमें हमारी लिमिट कितने पेज की है, 2 पेज की। मतलब हम चाहे कितना भी पढ़ लें, एट द एंड जैसे हम आपको बोर्ड पे बनाते हैं ना ये कि ये ऐसे ऐसे अपन छोटा छोटा कर लेते हैं, ये दिमाग में रहता है, ये इस फ्लो चार्ट बन जाता है, सेम चीज आपको ये हमेशा करनी है कि हम पढ़ कितना भी लें, दिमाग में ये रखिए कि हम पढ़ें, कोशिश करें कि हम पढ़ें वैसे उतना ही जितना हमें लिख पाना है। क्योंकि भाई अब जैसे मैंने कहा ना, ये 10 पेज में पढ़ ली, ठीक है पढ़ ली, अब क्या करोगे, अब आप विद्वान हो गए, चलो अच्छी बात है, हो भी गए, तो लिख के दिखाओ। तो क्वेश्चन फिर वहीं आ गया कि यार अब पता, यही सबसे बड़ा जो धर्म संकट होता है सिविल सर्विसेज का, सब कुछ करने के बाद जैसे ही बोलो लिखो, बच्चा अब सोचता है यार अब क्या करें। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमें इन 10 पेज को कितने पेज में कंपाइल करना आना चाहिए, ठीक है, कितने पेज में, 2 पेज में। और ये कंपाइलेशन होना कैसा चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे बताएं चाहो तो, फंडामेंटल राइट पे बता दें आप बोलो तो, या आप बोलो तो 1857 की क्रांति पे बता दें, किस पे आंसर करें, जिस पे आप लोग बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक छोटा सा, कि ऐतिहासिकता क्या है, ठीक है। फिर अब हमें डायमेंशन बनानी है, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजों की संरचना, तो अब वर्तमान में कितनी संख्या है, 1 + 33,
एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। फिर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति के बाद क्या, इनकी योग्यताएं, भाई किन्हें बनाएंगे, तो क्वालिफिकेशंस तो आप बता देंगे उनके क्वालिफिकेशन, योग्यताएं हो गई। फिर आती है बात, अब क्या बचता है, वेतन भत्ते पेंशन, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हाँ, वेतन किस पे भारित होता है, वेतन भत्ते पेंशन प्रशासनिक व्यय, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है अगर आपको याद हो, जब हमने कहा था कि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखो बहुत सारी चीजें रिपीटेशन मोड में ही आती हैं, तो भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। फिर आ जाता है इनका क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन, तो इनके जो अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं, जैसे प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है इनका, ठीक है, समझ में आ रही है ना, अपीलीट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ये आपको बताना है। और फिर आखिरी में सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रताएं, कि इनकी इंडिपेंडेंस क्या है, स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। और आखिरी में उपसंहार है, मतलब ये 2 लाइन कि हमारे यहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस पद्धति पे काम करता है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका है। याद आ रहा है आप लोगों को एकीकृत न्यायपालिका कैसा लक्षण था, अरे मैंने 2 तरीके के फीचर पढ़ाए थे, एक फेडरल और एक यूनिटरी, एक संघीय लक्षण एक एकात्मक। तो एकीकृत न्यायपालिका कैसा है, अने क्या कहा था, ए से कनेक्ट कर लेना, ए एकल, और अगर स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करेंगे तो सा से स्वतंत्र सा से संघीय, 2 ही तो चीजें बताई थी। अच्छे से देखो आप, अब समझना, इस बात का अर्थ समझो कि आपने पढ़ी हुई चीज छूट गई, आपने शायद पढ़ी नहीं, फिर या तो पढ़ी है ना, पढ़ाया था ना हमने आपको संगात्मक एकात्मक, पहले आपने अटेंड की क्लास की नहीं, पहले ये बताइए, याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, कैसे कनेक्ट कराया था, मैंने कहा था सा सा कनेक्ट कर लेना, सा से संघीय सा से स्वतंत्र, तो संघीय लक्षण हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका, और एकीकृत में ए आ रहा था, ठीक है, इंग्लिश में आई इंटीग्रेटेड, और आई को अगर रोमन में देखो तो वन ही होता है, तो वो एकल लक्षण था एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत क्यों, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कर रहे थे, प्रेसिडेंट जो है वो केंद्र के हाथ में है, ठीक है। और अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैंने ऐसी संरचना बनाई थी, तो मैंने कहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर इसके बाद हाई कोर्ट, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, की सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरीके से अब प्रेसिडेंट किसके पल्ले में है, बोलते ना कि किसके पाले में है भैया प्रेसिडेंट, तो केंद्र के पाले में है ये। तो इस तरीके से ये कैसा था, एकीकृत न्यायपालिका एकल लक्षण था, याद आ रहा है, जैसे एकल नागरिकता एकल, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को हम फंडामेंटल राइट पे बताएं, तो फंडामेंटल राइट सबसे पहले कहाँ है, आर्टिकल 12 से 35 में पार्ट 3 में है, भाग 3 है ना, कहाँ से लिया, सोर्स क्या है, क्या है सोर्स, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब देखो समझो, मौलिक अधिकार उन्होंने 3 नंबर तक में पूछ रखा है आपसे, कितने में पूछ रखा है, 3 नंबर में। तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार कैसा होगा, आपके पास कितनी लाइन थी, पहले तो 3 ही आती थी, अब तो 2 नंबर में ही 4 लाइन कर दी। तो अगर 4 लाइन आए तो हम क्या क्या बता सकते हैं, एक आर्टिकल 12 से 35, यहीं कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, पार्ट 3, सोर्स क्या है, यूएसए, मतलब हमने एक लाइन में ही 3 चीजें बता दी, क्योंकि 4 ही लाइन है हमारे पास। फिर संख्या तो कितनी है, 7 थी, 6 है, हाँ या ना, और कैसी प्रकृति कैसी है इनकी, नेचर, तो ये वाद योग्य है या नहीं है, अरे जस्टिसिएबल है ना, इनके उल्लंघन की स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अब क्या हट गया, तो संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये हमने इसको, इसे कहते हैं गागर में सागर भरना, कि हमने बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया और हमने अपनी सारी बातें बता दी। अब इसी चीज को देखो दूसरे बच्चे कैसे लिखते हैं, अब बताना नहीं है किसी को, अब मतलब व्यवहारिक बात बदला है, ठीक है। लोगों से बोलो मौलिक अधिकार लिख के दिखाओ, तो लोग लिखते हैं मौलिक अधिकार
ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें क्या प्रदान करते हैं, कैसे अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में होते हैं। लिख वो यही रहा है, लेकिन वो 3 लाइन लिख के क्या करेगा, वो पैराग्राफ राइटिंग करेगा और 3 लाइन में वो 3 चीजें बता के उसका किस्सा खत्म हो जाए। क्यों, उसे टाइम लगेगा लिखने में, दिमाग में है यार एक क्वेश्चन पे हम इतना समय नहीं दे सकते। उसे आता भी है लेकिन तब भी वो क्या करेगा, 3 लाइन भर के 3 पॉइंट दे के आगे बढ़ जाएगा और उसे हार्डली 1 नंबर मिलेगा इतना लिखने के बाद। वो उसने लिखा क्योंकि उसने कितनी बातें बताई, 3। हमने कितनी चीजें देख ली हैं, राजनीतिक अधिकार है तो हमने यहाँ उससे जस्ट डबल चीजें दी हैं। तो क्या करना होता है, एक मीन्स की आंसर राइटिंग में एक चीज और याद रखनी होती है कि हमें क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब हमने बहुत सारे डायमेंशन की बात की और हमने मिनिमम लैंग्वेज की बात की और मैक्सिमम कंटेंट की बात की। लोग उल्टा करते हैं क्योंकि बचपन से हमें कैसे पढ़ाया या सिखाया गया, भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति होती हैं जो कुछ भी है, हम ऐसे ही पढ़े हैं, अगर आपको याद हो इंग्लिश में भी यही। अच्छा कैसे सिखाते थे, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु हटा दो और उनका नाम लिख के पूरी लाइन एज इट इज लिख दो। तो ये जो पैराग्राफ राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हमें सिखाई गई है वो सिविल सर्विसेज में नहीं अप्लाई करनी है हर जगह। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। नहीं तो होता क्या, जैसे आप समझ गए ना कि भाई आप जैसे ही पैराग्राफ लिखोगे तो आप 1 लाइन में कितना लिख सकते हो, 2 चीजें भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि पैराग्राफ बनाओगे तो अधूरा पैराग्राफ तो बना नहीं सकते, फिर आपको पूरा करना है क्योंकि आप बोलोगे पूर्ण वाक्य है ये। तो इस तरीके से जबकि आप यहाँ ऐसे लिख के बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि उसको जब जब अच्छा आपसे पहले वाले को हो सकता है उसने दे भी दिए हो, 1.5 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए, डिपेंड अपॉन अब आपके बाद जिसकी कॉपी चेक होगी वो सब मरेंगे क्योंकि अब वो देख लेगा भाई देखो यार लड़के ने मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में 7 चीजें बता दी हैं तो तुम क्यों नहीं लिख सकते। अब यहां से कॉम्पेरेटिव कॉपी चेक होना शुरू होती है और कॉम्पेरेटिव कॉपी के बाद में जितने लोग आएंगे, अब जैसे तुमने 6-7 चीजें बताई, सामने वाले ने 3 ही चीज लिखी तो उसको 1 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। ऐसे नंबर कट जाते हैं बच्चों के। अब आउट क्वेश्चन है, बहुत बार मेंस में पूछा गया है। बहुत लोग सोचते हैं भैया क्या करें, अगर यही क्वेश्चन मान लो 7 नंबर में आ जाता तो कुछ नहीं है, ये जो मौलिक अधिकार हैं 7, अब इनके नाम लिख दो, लिख सकते हैं। तो उसके आगे बढ़ जाओ अब कि भाई समता का अधिकार, लेकिन आर्टिकल जरूर बताना, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23-24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 25 से 28। फिर संस्कृति और अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार, 29-30। और इसके बाद आर्टिकल 32 क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 ये हो गए और आप लास्ट में ये बता ही दोगे कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार ना होकर एक क्या है, लीगल राइट या विधिक या वैधानिक अधिकार है। और ये किससे हटा, तो 44वां संविधान संशोधन, आप यहाँ बता देंगे कि किससे था, 44वां संशोधन कब का है, 4 और 4 8। तो 1978 के 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अब आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया एग्जाम का। एक बार आपसे पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन की संपत्ति का अधिकार, तो अब आपको बताना है राइट टू प्रॉपर्टी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मूल संविधान में यह कैसा था, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार था। वर्तमान में ये एक विधिक अधिकार या लीगल राइट है। और फिर आप बता दोगे कि 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया इसको, जल्दी बताओ, मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अब हमने आपको यहाँ आर्टिकल तक पढ़ाए हैं पहले, याद है कुछ, ये पहले कहाँ था, 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में था। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट हैं और अब किस में आ गया, ये 300A में आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन है।
खत्म हो गया, ये हो गया आपका संपत्ति का अधिकार अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको देखो हमेशा याद रखना है, हमें बहुत सारी चीजों को बताने की कोशिश करनी है। अभी हमने 7 मार्कर पे आए मौलिक अधिकार में, अब इसी को हमें अगर 10 मार्कर करना है 2 पेजेस में, अब क्या करोगे? तो अब इनके जो 6 फंडामेंटल राइट थे अब उनके अंदर घुस जाओ, तो हर एक फंडामेंटल राइट को आर्टिकल के साथ आप बता सकते हैं। 14 से 18, फिर 14 से 18 के पांचों आर्टिकल लिख दो, 19 से 22 के लिख दो। तो इस तरीके से आपको 2 पेजेस को एट द एंड बता देना है, तो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे ये बताएं। लोग क्या करते हैं ना, ये सब नहीं बताते, मतलब जो हमने 2 मार्कर क्वेश्चन में बताई बात, ये सब आपको 7 में भी करना है, या आपको फुल क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन आपका उसमें भी करना है। बस अंतर क्या होगा कि भाई जैसे आपको लग रहा है आपके पास समय कम है लिखने का, तो आप एक एक लाइन में एक एक चीज लिख दो पेज भरना है ना, और आपके पास समय है और आपको लगता है डायमेंशन देनी है और मैक्सिमम नंबर लेनी है, तो कॉमा लगा लगा के लिखो, इतनी झांकी जमा दो कि सामने वाला इंप्रेस ही हो जाए, बोले कुछ छोड़ा ही नहीं इसने मौलिक अधिकार में। अच्छा एक और फायदा है कि अगर आप शुरुआती क्वेश्चन बहुत अच्छे करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार माइंडसेट हो गया यार मजेदार लिखा है, तो कुछ क्वेश्चन जो आपने थोड़ी फेंका फाकी भी की होती है उनमें भी आपको एवरेज से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट जम गया है, नहीं यार मजा आ गया, कुछ छोड़ा ही नहीं है यार बच्चे ने, अब क्या क्यों नहीं दे नंबर। अच्छा ये एक ऐसा विषय भी है पॉलिटी जिसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है, मतलब ये शुद्ध रूप से साइंस है। भाई 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 सही लिख दो नंबर ले लो, और नहीं लिखोगे तो नहीं देगा नंबर। तो ज्यादा फेंका फाकी नहीं है, मतलब स्पष्टता बहुत अच्छी है, तो आपको ये मार्क्स बहुत अच्छे दिलाता है। मतलब अगर बोले ना डीसी की तरफ जाने में या यूपीएससी में आईएएस की तरफ जाने में इस विषय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हाँ? हर जगह उसका योगदान है, सिलेबस जैसा भी हो कुछ भी हो आते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात आप सर्विस के दौरान भी तो यही पढ़ोगे, सर्वोच्च विधि क्या संविधान, तो उसकी महत्ता तो कभी कम हो ही नहीं सकती। लाइव क्लास में बेटा आप लोगों को क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई एक रिप्लाई कर दो जरा जल्दी से। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को लिखना है, मैं आपको कॉपी शेयर कर दूंगा, कुछ जैसे मैंने जो जो बताए हैं वही क्वेश्चंस आप लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? मीन्स के नोट्स नहीं बनाए, हम तो कह रहे हैं ना नहीं बनाए, कैसे बनाए क्या, ठीक है? नहीं बस जैसे समता का अधिकार में हमने लिखा कि भाई विधि के समक्ष समता है, आर्टिकल 14 है, लिखा आगे बढ़ गए। और अब उसी में आपको लग रहा है कि जैसे आपके पास समय है अब समझना, तो आप बता सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ काम करता है वहाँ, विधि का शासन, और एक और क्या काम करता है, विधियों का समान संरक्षण, याद आ रहा है कल का? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वो आप बता देंगे कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से, यूएसए से लिया है, तो आप वो दो चीजें वहां पर डाल देंगे। 2 ही पेज हैं, आप देखो पता है जब लिखने पे याद आती हैं, अगर याद हैं चीजें तो आपको मतलब बहुत जल्दी लिखे बनती हैं, लेकिन लिख आप तभी पाएंगे, याद रखिएगा, डरा नहीं रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव करने से ऑब्जेक्टिव बनता है, अब मीन्स लिखने से, राइटिंग प्रैक्टिस करने से लिखना आता है, और बकवास करने से बोलने से इंटरव्यू में बोलना आता है। जिस स्टेप की भी बात करो आप, जिस स्टेप पे भी हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ने से लिखना आ जाएगा तो विश्वास मानिए पढ़ के देख लीजिए आप लिख नहीं सकते। अच्छा अच्छी बात यह है कि अगर आप लिख ले जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी कर ले जाते हैं काफी कुछ तक, और बोल भी सकते हैं, क्योंकि लिख वही पाएगा जिसे अच्छे से याद होगा। बात समझ में आई? तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है, लिखना। और एक्चुअली जब हम लिखते हैं, अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो हम हेप्टेट मेमोरी का यूज करते हैं। आप लोगों ने नहीं सुनी होगी ये बात, मतलब एक होती जैसे हमने सुनी ना, एक होती ऑडियो, सुनते हैं हम कुछ चीज, एक होती विजुअल जिसे हम देखते हैं, एक होती ऑडियो विजुअल। जैसे मूवी कैसी होती है, ऑडियो विजुअल मजे से याद रहती है, ठीक है, हेप्टेट उससे भी अच्छी होती है। अब हेप्टेट में जैसे जब हम लिखते हैं, लिखने वाली जो मेमोरी होती है वो हेप्टेट कहलाती है।
हम लिख रहे हैं तो विजुअल जा रहा है, लिखते हैं तो अपने आप हम गुनगुनाते हैं तो ऑडियो भी जा रहा है, तो ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, और लिख रहे हैं तो स्किल काम कर रही है। तो उससे क्या होता है कि ऑडियो विजुअल और मतलब सारा मिक्सअप होके ये जाता है, तो ये हेप्टेट कहलाता है। और याद रखिए, अगर कोई चीज़ आपको नहीं याद हो रही है ना, आप उसे 4-5 बार लिख के देख लीजिए, आप विश्वास मानिए वो आपको अच्छे से याद हो जाती है। और नहीं ऐसे हो तो बचपन में जैसे आप लोग भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे अगर आप लोग स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे गांधी जी का लेटर सुना देते थे, कुछ होता था ना इंग्लिश में स्पीच देनी है, किया आप लोगों ने स्पीच, स्पीच हिंदी में देनी है स्पीच, तो क्या करते थे हम, टीचर बोलते थे लिख लो, बार बार लिखो, बार बार लिखो और सुना देना जाके। तो लिखने से बस यही फायदा होता है, मतलब आपको ऐसी चीजें जो बिल्कुल याद नहीं हो रही हैं, अगर आप उन्हें लिखेंगे ना तो विश्वास मानो वो याद हो जाएंगी। अच्छा, वो लिखने के टाइम भी काम आएंगी, वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगी और बोलने में भी काम आएंगी। क्या? ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। जैसे मैं क्या करता था, मैं हर बार प्राइज जीतता था, चाहे 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, मैं एक ही काम था, 5-6 निबंध मैंने बहुत अच्छे से याद कर रखे थे इंग्लिश में, और इतनी फ्लुएंसी के साथ सुनाता था कि भाई साहब जब कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर आते थे ये एसडीएम अवार्ड देने, अरे 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 6 साल, 7 साल, हर साल कोई साल हो मुझे अवार्ड मुझे ही मिलना है, एक शब्द इधर से इधर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा, सुना के आना है बस। भाई एक और बात है, 4-5 साल में अगर आप फ्लुएंसी के साथ 4-5 पेज का ऐसे सुना के आ जाओ किसी को, मतलब जैसे गांधी जयंती मनाई जा रही है तो गांधी जी का ऐसे सुना देते थे, आपको बढ़िया से अवार्ड मिलता था, प्राइज मिलती थी, सब खुश होते थे और चीजें खत्म हो जाती। ये स्किल आपको एक्चुअल में हर जगह काम आती है, यहाँ भी वही है। अच्छा, मैक्सिमम लोग पता क्या है, यूट्यूब के जमाने में दिक्कत कहाँ आई, बस हम सुनते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे पढ़ने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं। अच्छा, आप लोग गौर करो, जैसे कभी आपने लाइव क्लास ली हो, मतलब रिकॉर्डेड भी है आपके पास, चलो ऐसे अब बात करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे मतलब रिकॉर्डेड है, आपके पास रिकॉर्डेड है, कितनी बार आपने नोट डाउन किया होगा पढ़ते टाइम, पेपर के टाइम छोड़ दो, नॉर्मली करते हैं, घर पे पढ़ रहे हैं हम तसल्ली से। पता है, लिखना बहुत बोझिल काम है, व्यवहारिकता समझिएगा, लिखना बहुत बोझिल काम है। और जो लिख लेता है ना, मतलब वो अटेंटिव पढ़ रहा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टैंड लगा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ तो लोग लेट गए बिस्तर पे मस्त सोफे पे और ये चल रहा है और मजे से चल रहा है जीवन, कुछ नहीं हासिल होने वाला। तपस्या है भाई, सब पढ़ाई मतलब झांकी नहीं है ये फालतू, अपने आप को मतलब बोलते हैं ना हम दिलासा दे रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर इतनी आसानी से पढ़ाई हो जाती, इतनी आसानी से सिलेक्शन हो जाते ना, तो सब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अधिकारी या जो भी ऑफिसर या जिस भी सेक्टर में होते ना सब हो जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए, पढ़ाई कोशिश करिए कि टेबल कुर्सी पे करिए, मतलब सही बात बता रहा हूँ मैं, जो एक्चुअली अप्लाई होती है, रोज रोज नहीं बताऊंगा इसलिए अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अब जब इतना डिस्कशन हो गया तो मैं बता दूं कि फॉर्मेट क्या होता है। आप थके हैं, भले आप पहले 15 मिनट सो जाइए ऑफिस से जाके, जैसे जो लोग आप लोग जो ऐसे जॉब में है मान लो थक जाते हैं घर जाके, आपको रात को पढ़ना है, तो पहले क्या करिए, खाना वाना खाइए, 15-20 मिनट आधा घंटे सो लीजिए अगर ज़्यादा लग रहा है, एक झपकी ले लीजिए 40-45 मिनट की मैक्सिमम, फिर पढ़ लीजिए 2-3 घंटे। एनर्जेटिक होके पढ़ना है, टेबल कुर्सी पे पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और जो लोग थोड़ा सा, अब देखो ऐसे होते हैं, बहुत थक गया पीड़ित व्यक्ति है कोई, जैसे ऑफिस ने भयानक पीड़ित कर रखा है, तो फिर ठीक है आप लेटे लेटे ही पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं से कुछ भला, लेकिन वो एक्चुअल में पढ़ाई का वो मोड नहीं है। जैसे क्या होता है, जब अटेंडेड मोड में, जैसे मान लो सुबह जग गए आप, और कोशिश करिए कि अगर सुबह 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं आप अपने जो भी काम है उससे पहले, तो आप मानिए 1 घंटे में आप 3 घंटे का पढ़ सकते हैं सुबह सुबह। तो क्या होता है, नींद के बाद हमारी मेमोरी जो है ना रिबूस्ट करती है, तो एक तो अच्छे फ्रेश है, थकान नहीं है। आप तो प्रयोग करिए, आप जो सुबह के 1-1.5 घंटे में पढ़ेंगे वो शाम तक आते आते उस चीज को पढ़ने में आपको कम से कम डबल और ट्रिपल समय लग सकता है। तो अब आप समझ में आई कि लोग बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब क्या है कि घंटे नहीं है, आपकी एफिशिएंसी कब अच्छी है, अगर आप उस समय पढ़ रहे हैं तो आप उस कम समय में भी बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए।
अब दिन भर से थके आ रहे मानव को आप बोलो पढ़ो, तो अब वो बेचारा पीड़ित है वो तो। अब पीड़ित व्यक्ति को आपने बिठा दिया, चलो वो टेबल कुर्सी पे ही बैठा है, बीच में बड़ा झपका आ गया, यार थका हुआ है ना, सुबह का जगा हुआ है, शाम तक वो काम किए जा रहा है, अब उसके बाद पढ़। तो ऐसे में क्या होता है कि आप हो सकता है 2-2.5 घंटे तो पढ़ें, लेकिन आप एक्चुअल पढ़े हैं 45-50 मिनट का। जबकि वही चीज जब आप प्रॉपर रेस्ट के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ, या तो नींद ले लीजिए एक, और फिर उसके बाद पढ़िए। तो जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता है, बट समय आपको देना पड़ेगा। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है? लिखना चीजों को। और देखना जो लोग लिखते हैं ना चीजों को, वो अच्छा याद रख पाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, जब आप लिखते रहते हैं ना, तो मन पता क्या कहता है, नहीं यार लिख तो रहे हैं ना, लिख लेंगे। जो लिखता नहीं है ना, उसे उसे मीन्स इतना डर आता है, पता नहीं क्या लिखेंगे, पता नहीं कैसे लिखेंगे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये अननोन फैक्टर काम करते हैं दिमाग में। और जो काम आप करते हैं उससे आपका डर खत्म हो जाता है। तो इसलिए लिखना जरूरी होता है। समझ में आई बात आपको? तो ये चीज हो जाएगी आपकी कि ये अगर 2 पेजेस में आता है 200 वर्ड्स में, तो अब आप क्या करेंगे, इनको जो 6 के 6 फंडामेंटल राइट हैं और उनके अंदर जो कैटेगरीज हैं समता के अधिकार में, जैसे 5 हैं, तो वो पूरे के पूरे नाम लिखिए, तो आपकी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है? आपको समझ में आ गई बात की क्या करना है? अब लोग गलती कहाँ करते हैं, इस पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं 1857 में। या एक क्वेश्चन आता है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये बिल्कुल फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी को ब्रह्म समाज ज्यादा आता है, तो 2 पेज में से पता चले वो 1 पेज तो ब्रह्म समाज लिख दिया, जबकि उसे लिखना था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, सबके बारे में लिखना था। इवन मुस्लिमों में धर्म सुधार, ईसाइयों के, सिखों के, उसको लिखने थे डायमेंशन में। और वो क्या चला, वो तो बस, वो तो राजा राम मोहन राय से प्रभावित व्यक्ति था और उसने 1 पेज किस पे भर डाला, ब्रह्म समाज पे भर डाला। अब अगले पेज में जब उसकी बुद्धि खुली, तो अब वो क्या करेगा, नाम लिखेगा, थोड़ी सी डेट लिख देगा, संस्थापक लिख देगा, उनके बारे में उद्देश्य नहीं लिख सकता, क्योंकि अब 1 पेज में आप कैसे लिखोगे। अब ये तो सिर्फ हिंदू धर्म है, उसने पूछा भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और आप क्या बता रहे हैं, हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन। तो आपको मुस्लिमों के भी थोड़े से बताने हैं, सिख के भी बताने हैं। तो ये होता है आपका मल्टी डायमेंशनल आंसर। सेम क्वेश्चन 1857 की क्रांति में बच्चे क्या करते हैं। क्वेश्चन पूछा 1857 की क्रांति पर एक लेख लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए, कुछ नहीं। उसने ये नहीं पूछा, जैसे अगर वो पूछ लेता है 1857 की क्रांति के कारण, तो अब इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि हमें कारण ही बताने। 1857 की क्रांति के प्रभाव, या 1857 की क्रांति की प्रकृति, ठीक है, तो उसने दे दिया क्वेश्चन कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उसने कुछ नहीं लिखा, तभी चैलेंज है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें ज्यादा पता होता है वो वही लिखते हैं। जबकि आपको यहाँ ऐसी स्थिति में क्या बतानी है, पहले एक पृष्ठभूमि बतानी है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की, कौन सी रेजिडेंट थी, कब मेरठ में हुई, मध्य प्रदेश को ही बता दो, यहाँ मध्य प्रदेश में इस समय हुई, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये भूमिपुत्र है। और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति के कारण आपको बताने हैं। फिर कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया लोगों ने, वो आपको नाम बता देने कि इनने यहाँ से किया। और अगर आपको याद रहे कि किसने कहाँ से दबाया विद्रोह, तो वो एक चार्ट के फॉर्म में बता दीजिए, हमने आपको वैसे ही पढ़ाया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या, 1857 की क्रांति के प्रभाव कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़े। कुछ भी याद नहीं आए तो 1858 का अधिनियम इसी का प्रभाव था। तो 1858 का जो गुड गवर्नेंस एक्ट था, उसके प्रोविजन जो है वो 1857 की क्रांति के प्रभाव ही हैं। और दूसरे तरीके से पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और एक होता है निवारण। तो निवारण में क्या लिखते हो, जो कारण होते हैं उन्हें हटा देते हैं। जैसे क्या था भाई, राजनीतिक कारण थे कि सहायक संधि, और क्या हो गई थी, हड़प नीति को इन्होंने लागू किया था, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अब क्या करेंगे, प्रभाव में क्या होगा, हड़प नीति का त्याग करेंगे, त्याग, ठीक है, सहायक संधि का त्याग, और इसे और दूसरे एक शब्द में ही लिखना हो तो साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग, क्योंकि राजाओं ने ही विद्रोह किया था ना इनके विरुद्ध। तो क्या किया, एम्पायर एक्सटेंशन पॉलिसी जो है उसे छोड़ देंगे। तो बहुत सरल होती हैं चीजें। तो आपको बताना है कि प्रभाव क्या पड़े, और उसके बाद इसकी प्रकृति। तो प्रकृति में आंसर में क्या होता है, ये सबसे टफ क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का, कि नेचर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। इसका सबसे सरल तरीका ये होता है सबसे टफ क्वेश्चन का, कि किसने क्या कहा,
तो अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो, कुछ पता हो, तो भैया जैसे लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, आउट्रम ने क्या कहा, बीडी सावरकर ने क्या कहा। जैसे बीडी सावरकर ने कहा था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। तो जो अलग अलग इतिहासकार हैं, जो उन्होंने इनके बारे में बोला है कि ये है, बस आपको वही आंसर करना है और यहाँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात कि किस तरीके से हमें आंसर को अटेम्प्ट करना है। प्रकृति वाला क्वेश्चन आएगा तो 7 मार्कर में आएगा, अगर इंडिविजुअल आता है तो आपके पास 13 लाइन है। तो जो जो इतिहासकार हैं, जो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, वो आपको उसमें आंसर करना है और सबसे अच्छा आंसर वही होता है। अच्छा, अब कुछ ज्ञानी पुरुष होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो बड़े विद्वान बनते हैं, तो वो अपने तरफ से ज्ञान देते हैं। अब प्रकृति में, अच्छा आपने भी नहीं बोला, अगर मैंने नहीं बोला होता तो आप क्या लिखते 1857 की प्रकृति? ऑलरेडी यूपीए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेचर क्या बताते हैं 1857 की क्रांति के नेचर में, आप क्या बता सकते थे? मतलब फेंका फाकी करनी थी, आपको लिख के ही आना है, क्या लिखते? मतलब ऐसे सोचो, एक जर्नल इंटरप्रिटेशन, नहीं तो किसी से पूछ लेना, कोई आसपास कोई तैयारी कर रहा हो ना कि भैया प्रकृति आई थी पेपर में, बताओ ना यार इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो नेचर में ना जबरदस्ती करते हैं फिर लोग, पता चले वो हड़प नीति और फलानी नीति और ये सब लिख के आ जाए। वो प्रकृति थोड़ी है, वो क्या था उसका? वो तो रीजन थे, कारण थे। पूछिए प्रकृति मतलब, अब प्रकृति बताएगा कौन? जिसने इसकी व्याख्या की। तो व्याख्या किसने की? इतिहासकारों ने। तो इतिहासकार के इसके प्रति जो मत है, जो व्यू दिए हैं उन्होंने, भाई जैसे लॉरेंस और सीले ने क्या कहा, सिपाही विद्रोह है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। तो जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, जैसे अब बीडी सावरकर तो बढ़िया व्यक्ति थे, तो उन्होंने तो कह दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन हमारे आरसी मजूमदार साहब कह रहे हैं ना ये भारत का प्रथम है ना स्वतंत्रता संग्राम है, बोले है ही नहीं कुछ ये। इनने भयंकर बेइज्जती की थी हमारे 1857 की क्रांति की। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो उस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो बेग्ड नहीं होना है, मतलब हम एक ही चीज को ना लिखें। अगर हम एक चीज को लिख तो आएंगे, लेकिन आप नंबर नहीं पाएंगे। जहां स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछा है वहां हमारे पास ये चीज है कि हम वही वही लिखना है। जैसे हमने शुरू किया क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आज हमने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारता। हम क्वेश्चन पे ही आए जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन था। तो अब मूल अधिकारता में तो हमें सीधा, हमने आपको बताया, दो राज्यों के मध्य विवाद। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर 2 मार्कर में आ जाए, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारता या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैसे लिखेंगे? 4 लाइन है और लिखना है और यही क्वेश्चन आप बताओ कि 7 मार्क्स में आया तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 6 में ऑलरेडी पूछा गया है और कंटेंट आपके पास सेम है। क्या क्या बताया था मैंने? दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र राज्य और अन्य राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद, और मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित मामले की जो अपील है वो सीधी आप कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इतनी बातें हैं जो इसमें आती हैं एक्चुअली। केंद्र राज्य और अन्य राज्यों के मध्य विवाद, मतलब एक तरफ केंद्र और राज्य और दूसरी तरफ दूसरे राज्य हैं, तो इनके बीच जो डिस्प्यूट है वो। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, बताएं जल्दी से फटाफट। कितनी लाइन है? एक तो 4 लाइन है 2 नंबर में, और 7 मार्कर में आपके पास 13 लाइन है। 4 लाइन में तो बन जाएगा जो अभी अपन ने पढ़ा, अब 13 लाइन में क्या करोगे? हाँ ठीक है, और अच्छा जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है या डायरेक्ट जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, ऐसे मामले आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। फिर आप उदाहरण बताएंगे कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आ रही? और जब आप इसे 2 मार्कर में लिखेंगे तो उसे आप डिफाइन ना करें वहाँ पे, सीधे आपको क्या लिखना है कि भाई अब देखो, आपको पता है कि किस भाग में है सुप्रीम कोर्ट? पार्ट 5 है। अरे संघ के ही अंतर्गत था ना, तो पार्ट 5 है, इसमें कुछ नहीं। देखो जहां हमें पता है ना कि पार्ट तो हम लिख ही देंगे, क्योंकि ये चीज हमने बताई आपको कि यूज करना है, तो पार्ट 5 हो गया। ठीक है, आर्टिकल बता देंगे आप।
आर्टिकल के बाद क्या बताएंगे कि जो जो मामले हैं वो आप बता देंगे, और अच्छे नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं लोगों को। अब मुद्दा आता है कि समय कम है तो लिखें दो राज्यों के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। और अगर समय है, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के समक्ष निम्न मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब फिर हम बताएंगे दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। ठीक है, जब जगह कम है, समय कम है, तो हम सॉर्ट कर दें। जब हमें लगता है जगह पर्याप्त है और समय पर्याप्त है, मतलब डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है, तो उस स्थिति में हम थोड़ा सा भाषा जोड़ दें। और जब हमें लगता है समय कम है, तो वही गागर में सागर, क्योंकि लिखना तो वही पॉइंट है आपको। हो पाएगा? समझ में आ रही है बात? चलें आगे। तो ये कुछ बातें थी जो मेंस की आंसर राइटिंग में। तो सबसे पहले आप बढ़िया कॉपी के प्रिंट निकलवा के थोड़ा सा उसको निहारिए, देखिए, जिससे आपके दिमाग में क्लियर रहे। और पहले 3 पेपर के पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी में यही स्थिति है। और कोई भी 2 मार्कर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए यही 4 लाइन आयोग ने दी है सारे पेपर्स में, यानी 1 to 5 पे भी आप अप्लाई करेंगे तो यही स्थिति आपको मिलने वाली है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें हम आपको शेयर कर देंगे, जैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, तो हम आपको 50-100 क्वेश्चन, अच्छा विथ आंसर या विदाउट आंसर, कैसे चाहिए? ये भी एक ठीक बात है। तो अगर आप चाहेंगे तो विथ आंसर, और आप चाहेंगे कि विदाउट आंसर भी चाहिए, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं मीन्स के पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको क्वेश्चंस के साथ शेयर कर देंगे, और चाहेंगे तो आंसर के साथ भी शेयर कर देंगे। उनको पढ़िए, देखिए, समझिए कि कैसे क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ें हमने आपको प्रिकॉशन में बताई हैं उनको अप्लाई करिए, तो आराम से आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिखने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर हम लिखेंगे नहीं तो फिर हम नहीं लिख पाएंगे, हम चाहे कितना अच्छा समझ लें। क्लियर? समझ में आ रही है? ठीक है, आपकी बात का जवाब हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो, अब आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए बेटा, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो अस्तित्व में आया था। एक तो ये 2023 या 24 का क्वेश्चन था, 23 का होगा या 22 का होगा, अब ईयर मत पूछो। बस आपसे पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अच्छा, ये 2 मार्कर में पूछ लेगा, लपेटना होगा तो, क्योंकि जिसे डेट याद होगी वही लिख पाएगा इसका आंसर। नहीं तो आप क्या लिखोगे? नहीं तो कोई तो 1947 में मनवा देंगे, बोले स्वतंत्र हुए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट 3 साल तक क्या कर रहा था। ठीक है, इससे पहले, अब अगर आप लोगों को थोड़ा याद आ रहा हो, तो ये फेडरल कोर्ट था जिसका संचालन संसद से 1937 से 50 के बीच लगभग 12 वर्षों तक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रिप्लेस किया। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट काम करता है उसमें वह 1958 में आया था। मतलब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है वो कब आया? इसमें 1958 में आया। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन संविधान से ली, जैसे न्यायिक व्यवस्था के मामले में हमने अमेरिकी संविधान के विपरीत भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की। अब देखो, हमने जुडिशियल मामले में बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन हमने क्या किया? हमने जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया, न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि ब्रिटेन में नहीं है। लेकिन हमने अपनी कैसी प्रणाली ली? इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत प्रणाली ली। तो अमेरिका में जबकि एकीकृत न्याय व्यवस्था नहीं है, और जिसमें क्या होता है कि शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय होता है, उसके अधीन उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको याद करो, देखो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कौन से न्यायालय हैं। ये हैं अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट कोर्ट, सब लिख देता हूँ। इसके बाद कौन से हैं? हाई कोर्ट, और यहाँ है आपके सुप्रीम कोर्ट। और ये जो व्यवस्था है, मतलब क्या? अधीनस्थ न्यायालयों के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हमने कैसी व्यवस्था अपनाई है? एकीकृत न्यायपालिका या इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो एक बार मेंस में पूछा भी गया है कि एकीकृत न्यायपालिका
क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इसमें आंसर में क्या लिखना है, ठीक है, ये ठीक, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। हमने क्यों अपनाया, तो 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को अपनाया। इसी कारण से हमने क्या किया, अनुभव था हमें कि भाई अंग्रेज करते चले आ रहे थे, हमारे न्यायाधीश भी देख रहे थे, तो हमने इस व्यवस्था को अपना लिया कि यही व्यवस्था हमारे लिए ठीक है। कैसी व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका या इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाली जो सिस्टम है वो आपकी यही होती है। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात। अब आगे बात करते हैं, तो गठन। तो अब देखिए, याद करें थोड़ा सा, तो 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट है, और इसको क्या किया था हमने, 1 को 2 में, 2 को 1 में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 214 में क्या आ जाएगा आपका, हाई कोर्ट आ जाएगा। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। यानी कैसी थी स्थिति, 1+7 की थी। जैसे जैसे काम बढ़ा, संख्या बढ़ी, 56 में 11, 60 में 14, 78 में 18, 86 में 26, 2009 में 31 और 2019 में जजों की संख्या 34 कर दी गई। यानी आज की स्थिति में अगर आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय में कितने अधिकतम जज हैं, 34, और पूछे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने हैं, तो 33, तो 1+33 यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जो है वो अदर जस्टिस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर के लिए एक्ट था वो 1956 का था। ठीक, तो अब टोटल कितने, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर वे 2 या 3 छोटी बेंच में बैठते हैं। बेंच का मतलब एक ही बेंच पे नहीं बैठते, यहाँ बेंच का मतलब क्या होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाएगा तो कम से कम 2 न्यायाधीश उसकी सुनवाई करेंगे, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग केस पर डिपेंड करता है कि इनकी जो बेंच होगी वो किस तरीके की होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो छोटे मामलों की सुनवाई की जाती है, एकल बेंच। अब जैसे क्या हो रहा है कि अब जब वो अकेले किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं, अब अकेले हैं तो क्या हो गया, सिंगल बेंच। ठीक है, 2 हैं तो डबल बेंच। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। फिर डिवीजन बेंच, जिसमें कम से कम 2 जजों का होना जरूरी है। अब सिंगल बेंच के बाद क्या, डिवीजन। डिवीजन तब होगा ना जब और लोग भी होंगे, तो 2 बेंच। तो डिवीजन में क्या, 2 जजों का होना जरूरी है। अगर उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करनी है तो डिवीजन बेंच में कम से कम 3 न्यायाधीशों का होना जरूरी है। तो अगर किसी डेथ सेंटेंस का केस है, जैसे हाईकोर्ट ने डेथ दे दी कि भैया जाओ मृत्युदंड दिया, अब अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाता है तो ऐसे केस में कम से कम कितने जजेस होने चाहिए, 3 जजेस जो है वो होना जरूरी होता है। इसके बाद बात आती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है। तो जब किसी मामले में किसी कानून या संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तो कोई ऐसा केस है जिसमें क्या हो रहा है, संविधान की व्याख्या करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 145 सब क्लॉज 3 के तहत संवैधानिक बेंच का गठन किया जाता है और इसमें कम से कम 5 जजों का होना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में या संवैधानिक बेंच जब बनती है तो इसमें कम से कम कितने जजेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक बेंच में कितने बेटा, तो 5। और अगर याद रख पाओ तो देखो, संवैधानिक को हिंदी में 5 ही अल्फाबेट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ठीक, अब इसी तरीके से उसे इसे बड़ी बेंच में बदल सकते हैं। अब इस बेंच में जो भी फैसला दिया जाता है उसे इससे बड़ी बेंच में बदल सकती है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामले को हम देख सकते हैं, बहुत बड़ी बेंच थी ये, केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट वाला। ठीक है, अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं। क्या, सलाह मांगते हैं किसी संवैधानिक मामले पे, तो कितने जजेस की बेंच होगी वो, संवैधानिक मामला है तो कितने होंगे, अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मामले 5।
ठीक है, तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सलाहकारी अधिकारिता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति जो सलाह मांगते हैं वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत होती है। अब समझना कैसे याद रखोगे। प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ है, भारत के प्रथम नागरिक है। और जुडिशरी या न्यायपालिका में टॉप पर कौन है, और उसके भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दोनों टॉपर लोग हैं अपने अपने सिस्टम के। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, मतलब कार्यपालिका के टॉप पे बैठे हैं। और न्यायपालिका या जुडिशरी के टॉप पर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ने किससे सलाह मांगी, तो एक बात बताओ पहले तो, कि ये सलाह देंगे या नहीं देंगे, क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति ने मांगी है, सलाह देंगे, तो सलाह देंगे तो कम से कम कितने जज चाहिए यहाँ, 5 जज चाहिए कि 3 जज चाहिए। संवैधानिक मामला होगा तो फिक्स है कि 5 चाहिए। अब दोनों लोग टॉप पर हैं, तो जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट पूछते हैं अरे बताइए ना जज साहब ये मामला है, थोड़ा सा बताइए। तो चूंकि वो न्यायपालिका के सीट्स पर हैं तो बड़े प्यार से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, प्यार से। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मान लो आई लव यू बोल रहे हैं ये सीधे से, बस याद रह जाएगा आपको। और प्यार का मामला है भाई साहब, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जब इन्होंने प्यार से इनसे कहा तो प्यार से ये जवाब दे देंगे। अब कई बार प्यार वाला नाराज है, तो प्यार के मामले में आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई सेम टू यू, भाई नहीं बोलना हमें कुछ। तो यानी कि अगर ये चाहें तो सलाह नहीं भी दे सकते। प्यार का मामला है ना, समझ गए ना, याद रखना। फिर अगर ये बड़े प्यार से सलाह देते हैं, फिर वही बात, प्यार का मामला है तो राष्ट्रपति को मानना जरूरी है क्या, वो भी कह रहा है ठीक है समझ गए ना। तो ये प्यार से याद रखिएगा कि आर्टिकल 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, तो कहाँ है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत होती है। चले आगे, नियुक्ति। अब बहुत सारी चीजें हैं जो सब आपने थोड़ी थोड़ी सुनी होंगी, कुछ नहीं सरल सा है, अभी देखो खत्म हो जाएगा। अब जब तक सर्वोच्च न्यायालय खत्म नहीं हो जाएंगे नहीं आज, है? अच्छा ऑफिस नहीं है, बहुत बढ़िया। तो नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट जज की, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं ये। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे सलाह लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। भाई सीधी बात है कि कहाँ बैठे हैं, जुडिशरी के टॉप पे बैठे हैं, तो इनसे एडवाइस लेने की बनती है। इस परामर्श पर काफी विवाद रहा है। विवाद तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पर भी रहा है, जो अभी भी चल रहा है, बात खत्म। अब बात करते हैं परामर्श पर विवाद। परामर्श शब्द पर इसलिए विवाद रहा है क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति को मानना पड़ेगी या फिर वो विवेक पर निर्भर करता है। जैसे मान लो मैं राष्ट्रपति, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब इन लोगों की नियुक्ति होनी है। अब मुझे करनी है, आपको सलाह देनी है। अब आपने जो परामर्श दिया वो परामर्श मुझे पसंद आया कि नहीं, ये मामला फिर से फंस जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि माननी पड़ेगी या फिर उसके विवेक पर निर्भर करेंगे कि वे माने या ना माने। तो इस संबंध में परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत सारी व्याख्याएं दी गई हैं। अब आ जाता है फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, तो इनमें इन्होंने अलग अलग परामर्श की बात की है। तो फर्स्ट जजेस केस 1982 में आया। इसमें न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। मतलब आपने अपनी बात रख दी, अब वो सहमत हो ना हो ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये फर्स्ट जजेस केस में आया 1982। फिर आया सेकंड जजेस केस में न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित किया, क्योंकि इससे तो इन्हीं के निर्णय को मानने में हो रही थी ना कि भैया परामर्श दे दिया, अब आपसी सहमति है वाली स्थिति है, विचारों का आदान प्रदान है, तो फिर तो राष्ट्रपति क्यों मानेंगे आपकी बात।
तो इन्हें लगा नहीं नहीं मजा नहीं आया, ऐसे तो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये मानेंगे ही नहीं। तो फिर इन्हें अपने पहले जो फैसला था फर्स्ट जज केस का 82 का 93 में इन्होंने बदल दिया और कहा परामर्श का मतलब सहमति है। मतलब अपनी बात को इन्होंने पलट दिया। इसका मतलब ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को माननी ही होगी। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था ये जोड़ दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद ही देंगे। तो यहाँ पे एक नई बात इन्होंने सेकंड जजिस केस में क्या जोड़ दी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें परामर्श दे रहे हैं वो किससे सलाह करके विचार विमर्श करके दें, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। एक तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है और बाकी दो जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे विचार विमर्श के बाद आप सलाह दो। तो ये हो गई बात कि भैया दूसरे में क्या कहा, मान जाओ साहब। तीसरे की बात करें, थर्ड जजिस केस 1998 में कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए। अब प्रावधान ये बनाया गया कि मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी होगी। इनमें से अगर 2 का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता। यही जो 5 न्यायाधीशों का ग्रुप है उसे ही कॉलेजियम कहा जाता है। समझ में आया कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो भारत में अभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी व्यवस्था चल रही है? कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। तो जो थर्ड जजेस केस जो था 1998 का, उन्होंने देखो सेकंड जज केस में क्या बोला, 1+ एक मुख्य न्यायाधीश थे, कितने लोग सलाह दे रहे हैं? 2 सीनियर है। 2 जजेस केस तो 2 लोग सलाह दे रहे हैं। 3 जजेस में 3 नहीं दे रहे हैं सलाह। थर्ड जजेस केस में 4 लोग सलाह दें उन्हें, 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो सलाह दें, और अगर 2 पक्ष में नहीं है तो फिर ऐसी सिफारिश नहीं भेज सकते। अब 1+5 हो गया, एक चीफ जस्टिस 4 सीनियर मोस्ट जज, इन्हीं 5 लोगों को मिलाकर कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है। और न्यायाधीशों को चुनने की इस व्यवस्था को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। हालांकि इस पे विवाद है। विवाद इसलिए है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है और ये लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध है। अब आ जाते हैं भाई मोदी सरकार। तो इनने कहा कि हम चलो कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं। तो 2014 में ये क्या लेके आए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी, याद है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लेके आए जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बनाया जाएगा। अब मोदी सरकार ने बीच में टांग अड़ा दी इसमें सुप्रीम कोर्ट के मामलों में। तो भैया 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने चतुर्थ न्यायाधीश मामले में, कौन से, फोर्थ जजेस केस में, न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुरानी कॉलेजियम सिस्टम को बहाल कर दिया। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम आज भी विवादित है। तो मोदी जी क्या चाहते थे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बने और उसके आधार पर नियुक्ति हो। सुप्रीम कोर्ट अभी भी क्या चाह रही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, और कैसा वाला कॉलेजियम सिस्टम, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श के बाद, उनसे सलाह मशवरे के बाद जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाए वो ये माने और उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करें। उसमें पीएम थे तो इनने मना कर दिया था। तो इस तरीके से ये चीज हो जाती है आपकी। तो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और फोर्थ जज केस। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि थर्ड जज केस में आप एक तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि नहीं आई? और थर्ड जज केस में कितने न्यायाधीश, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा कॉलेजियम, और यही राष्ट्रपति को परामर्श देगा जिसके अनुसार उन्हीं जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं जो ये कॉलेजियम इन्हें सलाह देता है। विवाद इस पे बहुत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे कौन उंगली उठा सकता है? तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पे। अरे कॉलेजियम पे बहुत विवाद है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो मैं बोलता कुछ। मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? तो 50 से 73 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाता था। मतलब सीधी बात, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 73 तक तो ये बढ़िया से चला। अब आ गई मैडम,
आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। शासनकाल में इस व्यवस्था को बाईपास करके इन्होंने ए एन राय साहब को, ए एन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर, मतलब 3 इनसे सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने ए एन रे को बना दिया भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर 1977 में हमीदुल्ला बेग को वरिष्ठ न्यायाधीश के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो 73 में हो गई समस्या और 77 में भी ये प्रॉब्लम हो गई। 1993 में दूसरे न्यायाधीश मामले में न्यायालय ने उस पुरानी व्यवस्था को बहाल किया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, जो अब तक चल रहा है। हालांकि बीच बीच में बाईपास होती रही हैं चीजें, लेकिन अभी क्या चलता है कि कौन बनेगा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जो सीनियर मोस्ट जज होगा। हालांकि मोदी सरकार ने भी इसको बाईपास किया था। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन आप ऑलरेडी पढ़े हैं। याद करो कि क्या होगी सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन। एक, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। और क्या था, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिला के 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। या राष्ट्रपति की नजर में क्या था, बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया था मैंने, पारंगत विधि वेत्ता। याद आ रहा है? ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता है तो उसे क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और न्यूनतम आयु की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। शपथ की बात करें तो 124 सब क्लॉज 6 और संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा, और अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं कि भाई इन्हें शपथ दिलाओ, तो उन्हें शपथ दिलवानी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, शपथ में क्या बोलते हैं उन्हें बोलते रहने दो। आप अपने, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ते रहना। मैं अमुक जो भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा, मूवीज में खूब आती है डायलॉग बाजी, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक तथा पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। आपने मंत्रियों की शपथ सुनी है कभी? यही है वो, एज इट इज बोलते हैं, कुछ नहीं है। कार्यकाल की बात करें तो अब आपको पता है कि कितने साल का कार्यकाल है अधिकतम, तो 65 ईयर की एज है अधिकतम, टेन्योर नहीं है। जो 63 में बनेगा वो 65 में रिटायर्ड हो जाएगा, और जो 64.5 में बनेगा वो 6 महीने बाद ही रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम तो अभी बने थे अभी क्यों हटा दिया। तो प्रश्न उठने पर संसद जो है द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करती है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग या इम्पीचमेंट किसके लिए यूज होती है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के लिए। क्या? हाँ, ठीक है, तो न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जरूर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें अपने मन से हटा नहीं सकते। तो 124 सब क्लॉज 4 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटा सकता है जब न्यायाधीश को हटाने का आधार सिद्ध हो जाए। उसके बाद संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, याद आ रहा है बहुमत पढ़ाए थे तब, तो विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तभी ये हटा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक कानून है जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जजेस इंक्वायरी एक्ट या जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत ही इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया कहा गया है। एक्चुअली ये समतुल्य है महाभियोग की, लेकिन आपसे सीधा पूछे महाभियोग की प्रक्रिया से किसे हटाते हैं, राष्ट्रपति, और बोले महाभियोग के समतुल्य प्रक्रिया इक्विवेलेंट टू इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो हटाते हैं सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया की बात करें तो इनके निष्कासन का प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति तभी विचार करेगा जब उस प्रस्ताव को, अगर लोकसभा में मान लो ये प्रस्ताव आया तो 100 जो सांसद हैं
वो आए, सहमति दिखाएं, और अगर ये राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति चाहिए, मतलब प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है, इतना होने के बावजूद भी ये अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर है कि इसे स्वीकृति दें या नहीं, यानी कि इस प्रस्ताव को ये शामिल भी कर सकते हैं और इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होगी? किसी में भी, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में शुरू होगी तो कितने सदस्यों की सहमति? 100। और राज्यसभा में शुरू होगी तो 50 सदस्यों की सहमति। अब मान लो कि स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रक्रिया तभी पढ़ेंगे जब स्वीकार की जाएगी, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो अध्यक्ष या सभापति जब इसकी स्वीकार करते हैं तो इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित होती है। ठीक है, अब समिति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश। अब जैसे मान लो मुख्य न्यायाधीश को ही हटाने की बात होगी तो मुख्य न्यायाधीश को तो रखेंगे नहीं, तो उस स्थिति में अन्य न्यायाधीश को रखेंगे। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई सीनियर मोस्ट जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी जो होता है ना, इनकी इनकी 3 सदस्यीय समिति जो है वो जांच करती है। अब अगर ये समिति जो न्यायाधीश के दुर्व्यवहार को जांच करती है और वो पाती है कि ये दोषी या असक्षम पाती है, तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता। अगर यहां भी ये दोषी ना पाए तो यहां भी खत्म हो जाएगा, मतलब हटाने नहीं देंगे, सही बोलें तो। ठीक है, अब इसके बाद चलो इनने मान लिया कि भैया दोषी हैं, तो अब ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से, अब मान लो ये लोकसभा में शुरू हुआ था प्रस्ताव, तो 100 सदस्यों की सहमति थी, लोकसभा अध्यक्ष ने इसे पारित किया, फिर लोकसभा में क्या बनेगी? एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी, तो उस जांच समिति ने भी माना कि ये दोषी हैं। इसके बाद लोकसभा में ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होगा। और अगर यही स्थिति ये मान लो राज्यसभा से शुरू हुआ होता, तो 50 सदस्यों की स्टार्टिंग में सहमति थी, फिर राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार किया होता, फिर 3 सदस्यीय समिति ये मानती कि ये दोषी हैं, और उसके बाद राज्यसभा में ये विशेष बहुमत से पारित होता। ठीक है, फिर इसके बाद अब राज्यसभा में होता तो फिर लोकसभा में भी जाता, और अगर पहले लोकसभा में हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, मतलब दोनों हाउस में ये स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से पारित होगा। इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया, पहली बात तो कोई नहीं हटा आज तक। एक बार ऐसा मौका बना भी था जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी आया है को जांच समिति द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था, पर वे इसलिए नहीं हटाए गए कि लोकसभा में पारित नहीं हो सका, कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी, तो ये भी बच गए, ये बेचारे ये भी नहीं हट पाए क्योंकि वो लोकसभा में क्या नहीं हुआ, पारित नहीं हो सका। तो कुल मिला के गठन के अंदर हमने अभी तक ऊपर जो भी पढ़ा कि 124 के तहत जो आते हैं उनको आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखें, अच्छे से ध्यान रखना। नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। कैसे की? कॉलेजियम की सलाह पर। कॉलेजियम में कौन? एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। कौन सी प्रथा है मुख्य न्यायाधीश के लिए? सीनियर मोस्ट जज। अभी भी यही शुरू हो गई ना फिर से, तो कौन सा होना चाहिए सर? वरिष्ठ न्यायाधीश होना चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। अब भाई उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या होगा? तो सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ये जो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, परामर्श देंगे, उसके आधार पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? अब आ जाते हैं सैलरी पे। तो वेतन, तो आप जानते हैं वेतन, भत्ते, पेंशन भारत के संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है और कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो एक बार जो डिसाइड हो गया उसमें कोई भी नॉन बेनिफिशियल चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, वो है वित्तीय आपातकाल। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो किसी की भी सैलरी कम की जा सकती है, बाकी मामलों में ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय को 2.5 लाख रुपए वेतन प्राप्त है, तो बदलते रहते हैं। अब आप देख लीजिए विकिपीडिया वगैरह पे क्या चल रहा है वो सब की। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस की बात करें तो बेटा यह कुछ खास परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। जैसे जब मुख्य न्यायाधीश ना हो तभी बनाओगे, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो किसी को आप बना दोगे कि भैया तुम एक्टिंग कर लो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो तो कार्यकारी न्यायाधीश जो है वो बनाया जा सकता है। अब आता है एडहॉक। इस पे क्वेश्चन बनता है कि तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जजेस को कब नियुक्त कर सकते हैं। अब तदर्थ का मतलब आप सब जानते हैं कि जब जरूरत है तब हमने एडहॉक पे ले लिया, और जब जरूरत नहीं है तो बोले भैया घर बैठो। तो जब जरूरत है जब तक के लिए, जरूरत है सिर्फ तब तक के लिए जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही। अच्छा, कोरम यहाँ पे भी 1/10 ही होगा। तो कोरम को पूरा करने में अब मान लो कि मुख्य न्यायाधीशों की क्या हो रहा है, संख्या कम हो रही है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हाई कोर्ट के किसी जज को क्या बना सकते हैं, वो एडहॉक जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें क्या होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। मान लो ऐसे समझो कि किसी जबलपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एडहॉक जज बनाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किससे पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। मतलब जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इनके बारे में क्या करेंगे, परामर्श लेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे, ठीक है, और जिसको बनाया जा रहा है उससे भी सहमति लेंगे, तब जाके एडहॉक जज की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता होनी चाहिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश बन सकता है। अगर 5 साल तक कोई हाई कोर्ट जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है, तो उसके पास वो अर्हता होनी चाहिए। नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उसके कार्यकाल के दौरान उसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्याय निर्णय की शक्तियां, विशेषाधिकार हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि एडहॉक जज किसमें है, तो आर्टिकल 127 के अंतर्गत होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश कब होते हैं, 127 आर्टिकल में होते हैं। कंडीशन क्या थी तदर्थ न्यायाधीश की, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है और उनका कोरम पूरा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर उस राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, उसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात, बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा, चल रहा है ना। अब ये तो भैया कार्य वाले न्यायाधीश थे। अब रिटायर्ड जज की बात करें तो 128 के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऐसा संबंधित व्यक्ति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकता है। अब जो रिटायर्ड जज हैं उनसे आप बोल रहे हो कि भैया कुछ दिन के लिए काम पर आ जाओ, तो उनसे पूछना पड़ेगा। और किससे पूछना पड़ेगा, भाई नियुक्ति कौन करते हैं जजेस की, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और उस व्यक्ति से पूछकर ही ऐसा किया जा सकता। अब राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपयोग करता है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह निर्णय शक्ति अधिकार अब बस बना दिया ना न्यायाधीश, तो जो वो कर सकते हैं वो ये कर सकता है, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता। तो रिटायर्ड जज को आप ये नहीं कह सकते कि ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, जबकि तदर्थ न्यायाधीशों को अन्य न्यायाधीश की तरह ही एक न्यायाधीश माना जाता था। अब चूंकि जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उन्हें न्यायाधीश नहीं मान रहे, काम भले वो न्यायाधीश का कर रहे हैं, जबकि जो एडहॉक जज था वो क्या माना जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का जज या जस्टिस माना जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होता है भैया, तो दिल्ली घोषित किया गया है। लेकिन याद रखिएगा अगर सीजेआई को यह अधिकार दिया गया है कि कहीं और शिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कौन सा होगा, तो भैया दिल्ली निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस चाहें तो राष्ट्रपति से क्या पूर्व अनुमति के बाद अगर उन्हें लगे कि हमें भैया शिमला में करनी है बैठक, तो वो शिमला में भी मजे से ठंडक में कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। आर्टिकल 145 के अंतर्गत न्यायालय की प्रक्रिया जो है इसका संचालन किया जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा। अब आप मुझे बताओ कि इनकी स्वतंत्रता के लिए अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन नियुक्ति के बाद क्या कोई अलाभकारी परिवर्तन हो रहा है? नहीं। इनके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जा रहे हैं? भारत की संचित निधि से, और जिन पर केवल डिस्कशन हो सकता है, कोई वोटिंग नहीं हो सकती है। नियुक्ति के बाद कोई भी नॉन बेनिफिशियल चेंज या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। बस यही सब बातें हैं। तो हम न्यायालय पे भरोसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि न्यायालय किसी के पक्ष में नहीं लेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा और फैसले किसी पूर्वाग्रह के बगैर करेगा। मतलब क्या? इस प्रकृति को कायम रखने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो है न्यायपालिका का स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब न्यायिक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब यही है कि न्यायपालिका को सरकार की अन्य शाखाओं से, सरकार के निजी या पक्षपातपूर्ण हितों से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? शक्तियों के पृथक्करण पे विचार किया गया। अगर आप लोगों को याद हो आर्टिकल 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किया गया। तो इस विचार को साकार करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। शक्तियों का पृथक्करण किया गया, नहीं तो पता चले कि न्यायालय के फैसले भी सरकार के मुताबिक हो रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो कल्याणकारी लोकतंत्र की अवधारणा को पूरे तरीके से ध्वस्त कर देगी। दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत इसलिए अपनाया गया क्योंकि न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संविधान की सर्वोच्चता को बताते हुए अपने न्यायिक विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहें। भले ही वे निर्णय राजनीतिक रूप से कितने ही अलोकप्रिय हों या शक्तिशाली हितों द्वारा विरोध करता हो, निर्णय में निष्पक्षता, स्वतंत्रता, तर्कशीलता न्यायपालिका की पहचान है। यह कहा जाता है कि यदि निष्पक्षता न्यायपालिका की आत्मा है तो स्वतंत्रता उसकी जीवनदायिनी है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बिना निष्पक्षता नहीं पनप सकती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि न्यायिक विचार की स्वतंत्रता कितनी अहम है। ठीक है, अगर आपको देखें तो भाई क्या क्या चीजें की गई तो स्वतंत्रता के लिए, देखो अब आप देखें नियुक्ति का तरीका। आप जानते हैं क्या किया गया नियुक्ति में? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका है? कॉलेजियम का, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी स्वतंत्रता है जो सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति पर आधारित नहीं है। ठीक है, फिर कार्यकाल की सुरक्षा आप अच्छे से जानते हैं कि इन्हें इतनी आसानी से हटाया। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों का कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटा सकते, संविधान में लिखित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा होती है लेकिन उनकी दया पर निर्भर नहीं होते, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है ये। ठीक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी न्यायाधीश को आज तक हटाया ही नहीं जा सका। तो स्वतंत्रता कितनी है ये बात समझ में आती है। फिर निश्चित सेवा शर्तें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के अलावा कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनके समय में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या क्या हो गई इनकी स्वतंत्रताओं में? एक, इनकी नियुक्ति संबंधी तरीका, तो नियुक्ति में कॉलेजियम आ गया, मतलब जजेस की नियुक्ति में जजेस ही महत्वपूर्ण है। एक, कार्यकाल की स्वतंत्रता आ गई उनकी, और एक आ गई निश्चित सेवा शर्तें। फिर संचित निधि से व्यय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इनका जो एक्सपेंडिचर है वो किस पर है? चार्ज अपॉन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पर भारित है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और व्यय भत्ते, पेंशन, प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संसद द्वारा इन पर चर्चा तो की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता, और मतदान नहीं होगा तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि चेंज करने के लिए वोटिंग करनी है, और वोटिंग आप भारत की संचित निधि पे जो भारत व्यय है उस पर कर नहीं सकते। तो अच्छी बात है कि इन पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फिर न्यायाधीश के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। अब मजेदार किस्सा है ये, इस पे बहुत विवाद है। महाभियोग के अतिरिक्त, यानी इनकी जब हटाने की प्रक्रिया चल रही है
उसको छोड़कर किसी भी मामले में आप इनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। कब बात होगी संसद में? केवल जब इनके हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। ठीक है, तो महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि न्यायालय में न्यायाधीश किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह के मामलों को डील करता है, ये सब उसके मसले हैं, इस पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। अच्छा, और मान लो बहस कर लें हम, तो क्या हो जाएगा? ये न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सजा दे देगा वो इन्हें। तो आपने देखा होगा कोई बहस नहीं करता, क्या बोलता है? माननीय न्यायालय का निर्णय अच्छा है, हम इस निर्णय के विरुद्ध अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे, लेकिन बहसबाजी नहीं करते। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, तो भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। अब भाई होता क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड होने के बाद अगर किसी भी न्यायालय में पहुंच जाए, वो तो खड़ा हो जाए जाके, तो बाकी न्यायाधीश सोचेंगे यार ये तो इतने सीनियर हैं, तो भाई आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस। तो ऐसा इसलिए किया गया कि निर्णय देते समय भविष्य में होने वाले लाभ का ध्यान वह ना रखे, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आप हाल ही के मामले देख सकते हैं जहां रंजन गोगोई ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी लाभ को स्वीकार किया था। क्या बने थे रंजन गोगोई साहब? गवर्नर बने थे। अच्छा, गवर्नर स्वतंत्र पद होता है, तो इसलिए ये सब कहने की बात है। फिर अपनी अवमानना पे दंड। अब देखो जो हम बात बोल रहे थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सहारा लेता है, जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। सिविल और क्रिमिनल अवमानना होती, मतलब सिविल केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कितनी सजा होगी? कुल मिला के इसका तात्पर्य है कि इसके कार्यों और फैसलों को किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती, कम से कम गलत तरीके और साक्ष्यों आदि के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं। तो कोई बहस मत कर देना, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो न्यायालय की अवमानना की स्थिति में आपको सजा दे देंगे ये। फिर अपने स्टाफ की नियुक्ति करने में उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा यहाँ टेक्नीशियन या जो भी रखना होता है, इनकी नियुक्ति ये खुद ही करते हैं। हाई कोर्ट अपनी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी नियुक्ति करता है, ना यूपीएससी करता है ना पीएससी करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी हस्तक्षेप के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार है, और उनकी सेवा शर्तें भी यही निर्धारित करते हैं। इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, तो इनका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है उसमें भी आप कटौती नहीं कर। संसद वृद्धि तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र हैं क्या? तो भैया आप समझना अच्छे से, मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है कि जैसे पूरे भारत में अगर मान लो कोई भी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है, अब आप सोचो कि नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर का मामला हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनेंगे, तो ये हो गया उनके अधिकार क्षेत्र में कमी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। कार्यपालिका से पृथक तो आपको पता ही है कि कौन से आर्टिकल में, 50 में ही है। अगर आप देखें तो शक्ति के बंटवारे के आधार पर लोकतंत्र के 3 स्तंभों का जिक्र किया गया है, जैसे एक दूसरे से थोड़े डिपेंड रहते हुए एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका की शक्तियां नहीं दी गई, न्यायपालिका को कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। चूंकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने दिए गए आदेशों का पालन भी करवाना पड़ता है, इसलिए वे कभी कभी कार्यकारी काम भी करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना की दूसरी लहर के समय उच्चतम न्यायालय ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे। वैसे अगर हम देखें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें? आर्टिकल 50 में, कि एग्जीक्यूटिव अलग काम करे और जुडिशरी अलग काम करे। ठीक, तो ये था आपका स्वतंत्रता से संबंधित बातें। तो कुल मिलाकर न्यायिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए एक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। उन अधिकारों पर कार्यकारी और विधायी अतिक्रमण को रोकती है। अति स्वतंत्रता हानिकारक भी होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। एक चीज पे गौर करिएगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच निर्भरता और अंतर निर्भरता एक जटिल श्रृंखला है जो एक दूसरे के प्रति परीक्षण करती है और एक दूसरे को संतुलित रखती है। तो देखो अब इसको कैसे, मतलब आपका क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है,
भले कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से इनके लिए परामर्श दिया जाता है, लेकिन इनके हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोनों के मध्य शक्तियों का संतुलन जो है वो बनाए रखा गया है, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग ना हो पाए। ठीक है, तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आ जाती हैं शक्तियां। चलें कंटिन्यू, जब तक खत्म ना हो जाए। झेलन क्षमता बताओ आप, तो आपकी क्या है? अगर है तो आगे बढ़े, नहीं है तो रोक लें, कल बरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बोलिए। एक स्टेटमेंट पढ़ लो। भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी भी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसमें थे ये? प्रारूप समिति में। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा है? तो पहले तो आप बस शक्तियां समझ लो कि हैं कौन कौन सी। एक है अपीलीट ज्यूरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, जो आप पढ़ चुके हैं, मूल क्षेत्राधिकार। एक है असाधारण मूल क्षेत्राधिकार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हम काम करेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं, याद करो, आर्टिकल 143, याद आ रहा है ना, राष्ट्रपति से। फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख न्यायालय होना। और एक है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और अन्य शक्तियां। मात्र इतनी है, 7 पढ़ लेते हैं, 10 मिनट तो पढ़ ही लेते हैं, तब तक तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ गए, कौन सी बात की हमने? अपील करने वाली। तो अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन में देखें तो संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है, कर सकते हो। दीवानी मामले सिविल केस में अपील कर सकते हो। ठीक है, फिर आपराधिक मामलों में अपील कर सकते हो, क्रिमिनल केसेस में, और विशेष अनुमति द्वारा अपील कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक एक करके। तो अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। ठीक, तो हाईकोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट कहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती, कौन सा मामला हो? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो। लेकिन उच्चतम न्यायालय को 134A के तहत बताना होगा कि ये एक ऐसा मामला है जिसका निराकरण उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। तो संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, तो ये हाईकोर्ट क्या दे, लिख के दे 134 सब क्लॉज ए के अंतर्गत। तो सीधा सा मतलब क्या है कि किसी चीज को क्या समझा जाए, जैसे कि निजता को ही ले लें, इस संबंध में सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई इसे जरूरी मानता है, कोई नहीं। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता की व्याख्या करते हुए कहा कि अब से एक मूल अधिकार है, अगर आप जी रहे हैं तो निजता आपके उसी जीवन का एक हिस्सा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो भैया 2017 में इन्होंने दे दिया राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो निजता के अधिकार को इन्होंने क्या बना दिया, एक मौलिक अधिकार बना दिया। अच्छे से ध्यान रखना, आर्टिकल 21 में डाल दिया था इन्होंने इसको। तो ये पूछा गया क्वेश्चन था यूपीएससी का। फिर दीवानी मामलों में अपील करें, तो सिविल केसेस में बेटा 133 के अंतर्गत दीवानी मामलों की अपील उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। घर गृहस्थी से संबंधित झगड़े होते हैं, उसे दीवानी मामला कहा जाता है। शादी, तलाक, गोद लेने से संबंधित, यहाँ यही व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय को प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये उसके बस की बात नहीं है, मतलब इस मामले पे भैया आप ही सुन लो, तो इसे आप ही संभालिए, यानी कि इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो, वो मामला किसी तरीके से व्याख्या की मांग करता हो। मतलब दीवानी मामले में आप तभी कर सकते हैं जब हाईकोर्ट बोलते कि भैया आप सुनवाई कर लो। ये तो ऐसे नहीं हर केस को आप सुप्रीम कोर्ट, साहब हमें तलाक देना है हम तो सुप्रीम कोर्ट में ही देंगे, या शादी करनी है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आपराधिक मामलों में आर्टिकल 134 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के बरी के आदेश को पलट दिया हो और सजाए मौत दे दी। अब भैया किसी को आपने डेथ सेंटेंस दे दिया, मृत्युदंड, तो उस स्थिति में क्या होगा? वो तो जाएगा यार सुप्रीम कोर्ट। एक, किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया और सजाए मौत दे दी, मतलब हाईकोर्ट बहुत सजाए मौत दे रहा है। मतलब लोअर कोर्ट में चल रहा था, वहां से केस बुलाया, बोले जा मृत्युदंड,
दैट सेंटेंस, तो भी वो बेचारा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर उच्च न्यायालय इस तरह के मामलों को आर्टिकल 134 सब क्लॉज ए के तहत प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। 1970 में संसद ने उच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया, यानी कि उसके बाद से अब उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले पे अपील हो सकती है, भले ही आरोपी को दोषमुक्त ही क्यों ना कर दिया गया हो। तो क्रिमिनल केसेस में आप अपील कर लो, भाई दूसरा व्यक्ति संतुष्ट नहीं है आपके डिसीजन से तो आप अपील कर सकते हो। फिर है अपील बाय स्पेशल परमिशन। सैन्य अदालतों के मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी अदालतों के किसी भी प्रकार के मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वे किसी पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति के मामले को विशेष अनुमति द्वारा सीधे अपने पास सुनवाई का मौका दें, भले ही कोई भी अदालत उस मामले में अपना जजमेंट क्यों ना सुना दिया हो। तो ये विशेष हो गया कि भैया आपने विशेष अनुमति ले ली। अच्छा, ये हीरो हीरोइन और इन सब के मामले ऐसे ही हो जाते हैं विशेष अनुमति द्वारा। ठीक है, तो आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मिला एक विशेष अधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है यदि उसको लगता है। अब क्या लगता है उसे? संवैधानिक व्याख्या की मांग करता है, उस व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि यह एक विवेकानुसार, मतलब वही है आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, इसलिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है कि इस अधिकार का उपयोग करता है कि नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगे स्वविवेक की शक्ति से कि भैया इस मामले को हमें सुनना है तो वो सुन लेगा, नहीं सुनना है तो नहीं सुनेगा। इस तरह इसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है और सुनवाई उच्चतम न्यायालय में निहित है। इस शक्ति का उपयोग उच्चतम न्यायालय बड़ी सावधानी से विशेष परिस्थितियों में विरले ही करता है, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करना मुश्किल होता है। तो विशेष मामलों में अपील किस पे निर्भर है? सुप्रीम कोर्ट पे है कि भाई वो चाहे तो कर ले, नहीं तो नहीं। ठीक, तो ये थे सब आपके क्या अपीलीट ज्यूरिसडिक्शन। सिविल मामलों में अपील, क्रिमिनल मामलों में अपील, विशेष मामलों में अपील। तो ये अब इसके बाद ओरिजिनल ये सब आप पढ़ चुके। ठीक है, तो किसी भी संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य और हो गया ना, केंद्र और राज्य या फिर राज्य और राज्यों के मध्य विवाद होना स्वाभाविक है, तो निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास जाएगा। इसे ही मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो चलो देख लेते हैं। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, केंद्र या कोई राज्य या फिर राज्यों का एक तरफ होना और एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, इनके बीच जो विवाद हो, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि कोई प्रश्न अंतर्बलित है तो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार है, तो वहां उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है वो लागू होता है। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना है इन मामलों में। पहला, विवाद से कुछ इस तरह का प्रश्न खड़ा हो जो किसी कानून या तथ्य या संविधान की व्याख्या की मांग करता है। दूसरा, इस तरह के विवादों के मामले किसी नागरिक के द्वारा न्यायालय में ना लाए जाए, मतलब नागरिक ना लाए, सरकारें लाती हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र की सीमा भी है। जैसे ऐसी कोई संधि या समझौता जिसमें लिखा हो कि इस न्याय क्षेत्र को उच्चतम न्यायालय में नहीं होगा, तो समझौते के तहत जो विवाद होगा वो उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र से बाहर होंगे। अब जैसे कोई संधि समझौता कर लिया, मान लो कावेरी समझौता कर लिया आपने, तो अब दो राज्यों ने आपस में ही समझौता कर लिया, तो उसे आप कैसे ले जा सकते हो? तो उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है, इसके मामले भी मूल क्षेत्राधिकार के बाहर होते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले या फिर केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों के समझौते वाले मामले भी इसके न्याय क्षेत्र से बाहर होते हैं। फिर केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई का मामला भी इसके न्याय क्षेत्र से बाहर होता है। तो कौन कौन से मामले नहीं है? मान लो राज्यों ने कोई संधि कर ली, एक कोई वाटर डिस्प्यूट से संबंधित मामला है, नहीं करेंगे। वित्त आयोग से संबंधित कोई मामला है, नहीं करेंगे। अगर किसी राज्य को नुकसान हो रहा है और भरपाई के लिए वो बोल रहा है साहब सुप्रीम कोर्ट में भैया सुन लो, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के तहत पहली बार पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मामले को खारिज कर दिया, बोले और कर लो अपील। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? तो ऑर्डिनरी तो आपको समझ में आ गया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में याद करो, मौलिक अधिकार से संबंधित मामले किस में जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति को समझा है भैया हमने। तो अब उसी के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, तो
बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा जैसे रिट जारी कर सकता है। इसमें नागरिक बिना अपील याचिका के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन राज्य द्वारा हो रहा हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो ये कैसी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, क्लियर है? फिर इसके बाद न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में एक और अंतर क्या है? तो उच्चतम न्यायालय केवल, मैंने आपको बता रखा है, मूल अधिकार के मामलों में ही जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय क्या था? मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से विस्तृत है। ठीक है, ठीक। फिर आ जाते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये आपने पढ़ लिया। 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार रखता है। अब दो तरीके से राय लेगा। एक है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर। यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर कानून या तत्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया है या संभावना है, तो इस पर यह उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी है। तो वह उस विषय को न्यायालय के विचार के लिए संदर्भित कर सकता है। यहाँ पे याद रखना है कि अपना विचार देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो दे भी सकता है और चाहे तो, मैंने आपको बताया था बड़े प्यार से कि प्यार का मामला है, देना है तो दे दो, नहीं तो नहीं दो। फिर किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते आदि के मामले पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। तो संवैधानिक संधि है, कोई समझौता है, तो अब तो भैया देना पड़ेगा क्योंकि मामला थोड़ा पेचीदा है। तो दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह होती है, ध्यान रखना। नाम में ही है, क्या लिखा है यहाँ देखो अच्छे से, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है, वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ मामले जो सौंपे गए थे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए, जैसे राम जन्मभूमि मामला 1993, पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधी जो एक्ट था 2004 में, 2G स्पेक्ट्रम में निर्णय आया, प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के लिए बनाया 2012 में। तो इन मामलों में राष्ट्रपति ने किनको सौंपा था? ये सर्वोच्च न्यायालय को सलाह के लिए पहुंचा। तो राम जन्मभूमि 1993, पंजाब समझौता 2004 और 2G स्पेक्ट्रम 2012 का मामला। अब अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बहुत सरल है, कुछ नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्रवाई, जितनी भी कार्रवाई या डिसीजन होते हैं, वो किसके रूप में रख दिए जाते हैं? एक किसके? रिकॉर्ड के रूप में रख दिए जाते हैं। अगर उनसे संबंधित ऐसा मामला कभी भी चाहे हाई कोर्ट में या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में आता है तो उस केस के रेफरेंस को देते हुए डिसीजन दिया जा सकता है। तो यही कहलाता है अभिलेख न्यायालय। अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो ये आर्टिकल 129 में है। ठीक है, तो 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। अन्य अदालतों में चल रहे मामले के दौरान इन अभिलेखों में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक के दंड या दोनों शामिल है। तो क्या कर सकते हैं भैया? ठीक है, अगर किसी ने अवमानना की तो क्या कर सकते हैं? 2000 रुपए का दंड दे देंगे, 6 साल के लिए जेल दे देंगे या दोनों दे देंगे। ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा। और 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय है बल्कि यह अधिकार उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को भी प्राप्त है। मतलब सब ले लो, बोले करो तो अवमानना, कोई बोल के दिखाओ जज के खिलाफ, हम देखते हैं आपको समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में हो सकती है। तो अगर कोई भी इन पे बात करता है, किसी भी तरीके की बात करेगा, तो उनके खिलाफ क्या कर दिया जाएगा? अवमानना का केस हो जाएगा। और न्यायिक समीक्षा में बस, तो जो भी है आपका क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच होती। कल भी हमने जुडिशियल रिव्यू की बात की थी कि भाई जो भी न्याय कानून व्यवस्था बना रही है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनकी संवैधानिकता की जांच होती है। और अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसे असंवैधानिक या अवैध, ठीक, तो बालित या शून्य घोषित, वही नल या वाइड
घोषित कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, इसे अच्छे से समझते हैं आप, अच्छे से ध्यान रखना है। न्यायिक समीक्षा में क्या हो रहा है कि आर्टिकल 137 के अंतर्गत स्वयं के फैसले की भी समीक्षा करने की शक्ति। मैंने आपको दो मामले बताए थे, एक तो जो कानून बना रही है सरकार वो उसकी समीक्षा करेगी, और एक वो अपने खुद का जो निर्णय उसने लिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी वो समीक्षा कर सकती है। तो अपने पूर्व फैसले पर अड़े रहने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसे बाद में लगा कि सामुदायिक हित या न्याय के लिए वह उससे हटकर भी फैसला दे सकती है तो वो सुना देती है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ 1967 से हटकर फैसला दिया था, तो उन्होंने चीजों को बदल दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, याद आ रहा है कि निर्वाचन विवाद का निपटारा आर्टिकल 71 में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जांच करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया हो। यदि उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की सिफारिश कर सकता है। और फिर वही बात है कि इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है कि भाई इन्होंने कहा कि जो यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन है वो दुर्व्यवहार के दोषी हैं, मिस बिहेवियर के दोषी हैं, तो उन्हें हटाने की जो रिकमेंडेशन है वो जा सकती है। और आर्टिकल 139 ए के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है, निपटारा कर सकता है किसी लंबित मामले में, या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, 141 में सुप्रीम कोर्ट की विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। आदेश या डिक्री पूरे देश में लागू होगा। उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तो न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं और संविधान की इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान के विभिन्न उपबंधों और उनमें निहित तत्वों का अंतिम रूप प्रदान करता है। तो अगर आपसे कहीं पूछें कि संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और देश के सभी न्यायालयों और पंचायतों के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से ये चीजें हो जाती हैं आपकी। अब तो वही 32 वाला है तो रेट निकाल सकता है ये। अच्छा ध्यान रखना, 139 के तहत कुछ रेट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त की गई है। मतलब अभी हम कहाँ देख रहे थे 32 में, 139 में भी है। तो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किसी अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश आदेश या रिट जिनके अंतर्गत ये सब जो रिट हैं अगर कोई निकालना है तो वो जारी कर सकता है। मतलब समझो, अब मौलिक अधिकार पर रिट तो 32 के अकॉर्डिंग निकालेगा वो। अब कोई अन्य मामला है, ठीक है, जो कि किसमें 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न अगर ऐसे आदेश या रिट निकालनी है तो वो आर्टिकल 139 के अंतर्गत निकाल सकता है। और 140 में संसद विधि द्वारा ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करेगी या उपबंध करेगी जो असंगत हैं, तो संविधान द्वारा अधिकार प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होता है। तो ये हो गया आपका, बस इसके अलावा ये सब आपको नहीं पढ़ना है। चलो बधाई हो, आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब इसको थोड़ा जल्दी कर दिया हमने। अब आपको मैं बता दूं, देखिए आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं एक मूल क्षेत्राधिकार पे बनते, मूल अधिकार था, उसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब गड़बड़ नहीं करना। दो राज्यों के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र राज्य और अन्य राज्यों के मध्य विवाद, इसको ध्यान रखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपको बता ही दिया कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मौलिक अधिकारों का मामला जाएगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा। इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभिलेख न्यायालय में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कोई भूलने वाली बात नहीं है, आर्टिकल 129 के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो स्क्रिप्ट या अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, और अगर उन जैसा कोई केस आता है तो उसके रेफरेंस से डिसीजन दिया जा सकता है, चाहे हाई कोर्ट में देना हो या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में देना हो। तो क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वो किस किस से आए हैं, एक एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन से आए हैं, तो वो आप समझ ही गए किस तरीके की स्थिति है, एक अभिलेख न्यायालय से आए हैं, और एक आपकी मूल अधिकारता से। बाकी सामान्य सी बातें हैं कि कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति करते हैं। किन की सलाह पे करते हैं, कॉलेजियम की सलाह पे करते हैं। कॉलेजियम किस में आया, तो 3 जजेस केस में आया। उसमें क्या होता था, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे। उसको आपको ध्यान रखना है, एनजेएसी को इसने समाप्त कर दिया। इतना है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसी के पैरेलल हाई कोर्ट होता है, ठीक है।
अभी नहीं पढ़ा रहे हाईकोर्ट। चलो हो गया यहाँ तक। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली ये। ठीक, तो उसको कंपाइल करने का मैंने जो आपको लास्ट में तरीका बताया उतना आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलो योगी बंद कर दो, धन्यवाद।